हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 20 मई 2020 की इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर वन कॉन्फ्लिक्ट लेस, इसमें अफगानिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल है। फिर एंड ऑफ मोनोपोली जो है एपीएमसी, जो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा जो इसमें सुधार किए गए हैं वो है। फिर स्पिट एंड शाइन, तो क्रिकेट और जो गेम्स में बॉल का यूज़ होता है तो उसमें ये बात की गई है कि स्पिटिंग अभी प्रोहिबिटेड होगी पूरी तरह से। फिनेंसिंग द स्टिमुलस, तो ये जो सरकार के द्वारा एक्सपेंड किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन, तो उस पे है। सेंडेमिक के बारे में बताऊंगी, वैसे न्यूज़पेपर में तो नहीं था बट पता होना चाहिए सेंडेमिक जनरली क्या होता है। इसके अलावा सुपर साइक्लोन अम्फान लाइकली टू मेक लैंडफॉल दिस आफ्टरनून बिटवीन दीघा वेस्ट बंगाल एंड हाथी आइलैंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जो दीघा है वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, और हाथी आइलैंड कहाँ है, बांग्लादेश में है। इसके अलावा एक सागर आइलैंड भी आया था न्यूज़ में, तो वो भी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे 41 एनडीआरएफ की जो टीम है वो डिप्लॉयड कर रखी हैं रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। आपको इससे पहले पता होगा कि फौनी जब आया था उड़ीसा के ही कोस्ट पे वो आया था, तो उस टाइम पे क्या था, 11 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। तो इसी तरह से एनडीआरएफ के द्वारा अभी भी ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। और मतलब बेसिकली ये फोर्सेस आई कैसे, ये बनी कैसे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि एक मतलब एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट कुछ प्लान होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला अगर जो आता है वो आता है योकोहोमा स्ट्रैटेजी प्लान। ठीक है, योकोहोमा स्ट्रैटेजी प्लान जो आपका हुआ था 1994 में। ठीक है, योकोहोमा कहाँ है, जापान में। जापान आपको पता होगा ये मतलब डिज़ास्टर प्रोन ये कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर यहाँ पे आते हैं, सिस्मिक से लेके हर टाइप के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हुआ था ह्योगो। ठीक है, ह्योगो फ्रेमवर्क, तो ह्योगो फ्रेमवर्क भी यहीं पे ही हुआ था, जापान में ही, 2005 में। और सेंडाई जो है, सेंडाई भी जापान की ही एक जगह है। ठीक है, अभी 2015 के आसपास ये हुआ था। तो इसको भी देखते हुए, और हमारे अगर कंट्रीज़ में बात करें तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए थे, जैसे गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था 2001 में। इसके बाद सुनामी आई थी, है ना, 2004 के टाइम पे। तो फिर उसी टाइम पे हमको ये लगा कि हमें एक प्लान होना चाहिए जो कि जो इतने सारी जो आपदाएं हैं उससे हम क्या करें, मतलब अच्छे से इजीली उनको हैंडल करें, उनका मैनेजमेंट करें। तो इसलिए ये बना, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट आया 2005 का। ठीक है, 2004 में आया था, 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसमें हमने जो 3 स्ट्रक्चर इसके बनाए। ठीक है, तो एक तो एनडीएमए यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको पीएम हेड करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बनाया एसडीएमए यानी कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको सीएम हेड करते हैं। तीसरा हमने बनाया डीडीएमए यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा ये हेड की जाती है। ठीक है, तो ये इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, तो ये चीज़ है। ठीक है, बस यही जानना था। और वर्ल्ड की मतलब ये ऐसी सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड फोर्स है टू डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, और 12 बटालियंस है इसमें, भी और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात की गई है। यहाँ पे मैं सिंडेमिक के बारे में भी बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले एक क्या होता है, पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब कि जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, मतलब अभी जैसे कोरोना वायरस है, तो आपको पता है कि वो हर जगह ही मतलब है, हर देशों मतलब हर देश के कहीं ना कहीं वो 1 या 2 केसेस तो हो गए हैं, तो उसको पैंडेमिक इसलिए घोषित कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर रीजन में हो। ठीक है, कि मतलब वो लिमिटेड एरिया को ही वो उसका आउटब्रेक हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एक ही कंट्री में है, उसके बाद बाहर नहीं जा रहा है, तो एपिडेमिक है। पैंडेमिक ग्लोबली हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ही वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। अब ये सिंडेमिक क्या होता है, सिंडेमिक मतलब ये हो गया कि मतलब जब आपके क्या होता है, दोनों ही मतलब इज़ द दो या फिर दो से ज़्यादा या फिर एक साथ। ठीक है, कोई भी डिजीज़ एक साथ हो तो वो आपका सिंडेमिक कहलाता है। कि मतलब सिंडेमिक इज़ अ सिचुएशन व्हेन 2 और मोर एपिडेमिक्स
क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपका कोविड-19 चल रहा है, इसके साथ में आपका क्या चलेगा, डेंगू चल रहा है, ठीक है। डेंगू के आपने केसेस देखे होंगे बहुत ज़्यादा, और साथ में मलेरिया के चल रहे हैं, है ना। अभी कुछ डेथ भी हुई है मलेरिया से, वो बात अलग है कि पूरी तरह से हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन मलेरिया, डेंगू, तो ये सारे जो केसेस हैं अब ये सारे एक साथ चल रहे हैं। तो दिस सिचुएशन इज़ नोन एज सिंडेमिक, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो न्यूज़ है, 200 नॉन एसी ट्रेन टू रन डेली फ्रॉम 1 जून, सेज रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू फिक्स स्टॉपेजेस एंड डेस्टिनेशन to Shramik special trains as per requirements of states and UTs. COVID-19 recovery rate improves 38.73% in India. Government launches National Test Abhyas mobile app for candidates to take मॉक टेस्ट फॉर जेई मेंस एंड नीट, ठीक है। तो आज की जो न्यूज़ है वो देख ले, एक बार ये भी देख लेते हैं कोरोना जो वायरस है उसका अपडेट क्या है, कितने केसेस अभी तक आज की डेट में बढ़ गए हैं। आज है 20 मई, तो 20 मई को आप ये देख सकते हो 49 मिलियन केसेस हो गए हैं, ठीक है। इतनी 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पे मतलब डेथ हो गई हैं। और अगर हम कंट्रीज़ वाइज देखें तो 213 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, इससे अफेक्टेड हैं। इसके अलावा सबसे टॉप पे यूएसए चल रहा है, और कल ही रशिया जो है 2 नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो भी है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं और डेथ रेट इतना कम है, 2837, ठीक है, 837, तो ये भी है। फिर स्पेन, ब्राज़ील, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ईरान, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में भी आप देख सकते हो, और ये +411 जो है केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट नहीं हुए होंगे, और हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। हम 11वें नंबर पे आ गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। 1 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप ब्राज़ील देख सकते हो, यहाँ पे बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, और तो ये है सिचुएशन। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहले पे है, गुजरात सेकंड, दिल्ली थर्ड, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और उड़ीसा में जो है फास्ट रेट डबलिंग रेट्स जो है टाइम लेस देन 6 डेज। मध्य प्रदेश स्लो ग्रोथ रेट बट टेस्ट नंबर लो, ठीक है। इसीलिए मतलब टेस्ट नंबर भी वहाँ पे लो है, तो पता नहीं चल पा रहा है। त्रिपुरा में नो न्यू केसेस फॉर 3 डेज, स्प्रेड इन बीएसएफ कैंप अंडर कंट्रोल, तो ये चीज़ है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आज की वो है, चाइनीज़ ब्रिंग मोर बोट्स टू लेक इन लद्दाख, इंडियंस आर रोड, ठीक है। तो 2 वीक्स आफ्टर इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप्स केम टू ब्लो नियर पेंगसोंग लेक इन ईस्टर्न लद्दाख, द चाइनीज़ हैव स्टेप्ड अप पेट्रोल एंड डिप्लॉयड मोर बोट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी टाइम से मतलब वहाँ पे टेंशन चल रही है लद्दाख रीजन में, है ना। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे वेस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख, तो ये जो पेंगोंग सो लेक है, मतलब देखो अभी जब से हम चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं डिस्प्यूट की, तो कुछ जो रीजन है वो न्यूज़ में रहेंगे ही रहेंगे। एक तो आपकी यही जो ईस्टर्न लद्दाख में पेंगसोंग जो लेक है, ठीक है, इसको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि ईस्टर्न लद्दाख में है या कहाँ पे है, सदर्न या फिर कौन से रीजन में है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि एक डिमचोक करके है, ठीक है। डिमचोक भी लद्दाख में है लोकेशन, तो वहाँ पे भी बिल्डअप वगैरह हो रहा है कुछ। इसके अलावा जो नाकुला पास है, ठीक है, नाकुला बताया था मैंने, नाकुला, तो ये आपके नॉर्थ सिक्किम में आता है। कहाँ पे आता है? नॉर्थ उत्तरी सिक्किम में। और एक और रीजन है, ठीक है, गलवान वैली, तो गलवान वैली भी आपका वेस्टर्न सेक्टर में आता है, अक्साई चीन के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा भी देती हूँ मैं, नियरली the number of Chinese patrol boats has gone up 3 times, and nearly 1/3 of Chinese in the western sector of the LAC happen in Pongsong. Not only have they substantially increased the number of boats in the lake, their patrolling behavior is increasing. तो मतलब यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर और ये सब आपको अगर समझ में नहीं आ रहे होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है ये एग्जैक्टली। यहाँ से हम देख लेते हैं कोई मैप, ठीक है। तो अगर ये मैप आपको दिख रहा है तो ये जो जम्मू कश्मीर से लेकर और ये जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, तो इट इज़ नोन एज वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा वेस्टर्न सेक्टर, तो इसी को बोला जाता है वेस्टर्न सेक्टर। और यहाँ पे कल मैंने बताया था गालवान वैली, ठीक है, अक्साई चीन जो ये रीजन है यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे
मतलब अगर बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें ना तो ये 3 सेक्टर में बांटा जाता है इंडिया और चाइना के रिलेशन को, ठीक है। तो वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। मिडिल सेक्टर में कहाँ से, जो हिमाचल प्रदेश से लेकर और ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है, ठीक है, तो इसको दैट इज़ नोन एज मिडिल सेक्टर। इसकी जो किलोमीटर है 625 किलोमीटर है, ठीक है। इन दिस सेक्टर आर द लीस्ट कंट्रोवर्शियल ऑफ द 3, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल। द बाउंड्री बोथ साइड्स डू नॉट हैव मच डिसएग्रीमेंट। तो मतलब अभी नहीं है, लेकिन इस बार तो इसमें चल भी रहा है ना काफ़ी। इसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये जो सिक्किम है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सिक्किम दिख रहा होगा, ये सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाला जो सेक्टर है तो उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न सेक्टर। तो अगर कभी भी न्यूज़ में आता है कि गलवान वैली इन वेस्टर्न सेक्टर या फिर वेस्टर्न सेक्टर, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि गलवान वैली के लिए बोल रहे हैं या फिर ईस्टर्न सेक्टर में बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स जो पेंगसोंग लेक है ना, यहाँ पे ही है वो ना, पेंगसोंग लेक लद्दाख रीजन में, ठीक है, ईस्टर्न। तो ये चीज़ है। ईस्टर्न सेक्टर 1140 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री इज कंटेंशियस एंड इज हिस्टोरिकली रेफर्ड एज मैकमोहन लाइन। तो इसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, विच चाइनीज़ डू नॉट एक्सेप्ट बिकॉज द मैकमोहन लाइन वॉज एग्रीड टू बाय तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया था, इसलिए चाइना जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड चाइना क्लेम्स दैट द होल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मतलब वो 85,000 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, जो सदर्न जो तिब्बत है उसका पार्ट है, और तिब्बत को वो अपना ही पार्ट मानते हैं क्योंकि, ठीक है। तो द टू साइड्स फाउट फ्रियसली इन सेक्टर इन 1962 बट अ बेटर प्रिपेयर्ड चाइनीज हैड द एडवांटेज। तो यही काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज इसका ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डोकलम भी है, ट्राई जंक्शन, ठीक है। ट्राई जंक्शन किस किस का है, भूटान का है, इंडिया का है और चाइना का है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 दिन का वो डिस्प्यूट भी चला था। मतलब यही चीज़ हमें याद रखनी है कि अलग अलग सेक्टर हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश वाले को वेस्टर्न सेक्टर, और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड वाले को मिडिल सेक्टर, सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश वाले को ईस्टर्न सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अम्फान के बारे में तो मैंने बताया ही है कि ये एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन, मतलब जो है उससे भी ज़्यादा आगे की कैटेगरी का है। सुपर साइक्लोन कैटेगरी 5 में ही आता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज होता है जनरली, वैसे हम मैंने कैटेगरी 5 तक 4 तक के देखे हैं, लेकिन ये कैटेगरी 5 तक होगा। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो वेस्ट बंगाल के दीघा एंड हाथी आइलैंड बांग्लादेश में है। जो विंड स्पीड होगी रेंजिंग बिटवीन 155 टू 165 किलोमीटर, ठीक है, जब वहाँ पे लैंडफॉल होगा वेंसडे। आज देखते हैं कितना होता है। इसके अलावा द इवैक्यूज हैव बीन पुट अप एट साइक्लोन शेल्टर्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, एंड आर एक्सपीरियंसेस इन टैकलिंग साइक्लोन फानी एंड बुलबुल लास्ट ईयर विल बी पुट इन गुड यूज़, ठीक है। तो यही चीज़ है। और अभी जो इसको नाम दिया है अम्फान, ये थाईलैंड ने दिया है। इसके अलावा जो हम बताया था मैंने, 8 देश होते हैं और 8 लिस्ट वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एंड ऑफ अ मोनोपोली। तो एंड ऑफ मोनोपोली जो है, इनिशिएटिव फॉर एपीएमसी रिफॉर्म शुड हैव बीन। तो ये बोला गया है कि देखो एग्रीकल्चर जो होता है वो किसकी लिस्ट में होता है, स्टेट लिस्ट में होता है, ठीक है। स्टेट का वो सब्जेक्ट है, लेकिन अभी जो है स्टेट ने मतलब इसमें नहीं इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। तो किसने किए, सेंटर ने किए हैं, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग स्टेप है। एंड 1996 में इसको मतलब अगर हम एक सेंटर तभी भी अगर मूव नहीं लेती, 1966 के अराउंड में क्या हुआ था, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति में क्या हुआ था, हमने जो हाइब्रिड सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स मतलब 1966 में हमने अराउंड 18,000 टन्स जो वीट के जो हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं वो मेक्सिको से हमने इंपोर्ट किए थे, ठीक है। तो उसको अप्रूवल सेंटर गवर्नमेंट के ही द्वारा मतलब मिला गया था, तभी हम कर पाए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी। इसके अलावा जो एपीएमसीज है तो उनको उनमें मतलब मोनोपोली को हटाने के लिए ये सेंटर ने ये लॉ इनेक्ट किया है। और जनरली वैसे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th लिस्ट, तो उसमें बोला गया है कि एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फेयर्स, ठीक है। तो इसमें मतलब ये था, इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या थी कि एपीएमसी तो था वैसे इसलिए कि जितने भी राज्य जो सरकारें हैं तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए, और जो भी ट्रेडर्स हैं तो उनकी मोनोपोली ना रहे, तो उसको समाप्त करने के लिए 1950s के अराउंड में ये क्या लाए थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है, एपीएमसी एक्ट लाए थे। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता रहा। मिसयूज़ ऐसा होता रहा कि मतलब जो भी इसका कार्टेलाइजेशन होने लगा, मतलब जो एजेंट थे वो बिल्कुल एकजुट हो जाते थे, फिर उनके द्वारा कम बोली लगाई जाती थी, लेकिन बाद में वो हाई प्राइसेस पे बेच देते थे किसी भी चीज़ को, उत्पाद को, ठीक है। उसके बाद जो किसान थे उनके जो इंटरेस्ट थे वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते थे। फिर इसी वजह से ये सारे जो हैं
मतलब जो लाइसेंस वगैरह ये सारी जो प्रॉब्लम थी, तो ये सब एड्रेस की गई। और अभी जो है 2500 मार्केट्स कंट्रोल बाय कमीशन एजेंट्स है ना, तो यही मैं अभी बताना चाह रही थी कि ये क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स इवन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत भी नहीं होती तभी भी ये लोग बिचौलिया बन जाते हैं। और जो हमारा आर्टिकल 301 है संविधान का, तो वो क्या बोलता है कि क्या होना चाहिए, जो भी मतलब फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, विच इन्वेस्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ स्टेट्स हैवंट रियली freed agriculture produce trading even within their own territories, the center is well within its right to enact a law using the provision of entry 33 of the concurrent list। तो 33 एंट्री के द्वारा सेंटर ये कर सकता है, उनको ये अधिकार है, ठीक है, समवर्ती सूची के द्वारा। द लेटर स्पेसिफाई, तो मतलब इन्होंने ये बोला है कि आपको क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि इनिशिएटिव लिया है एपीएमसी में रिफॉर्म लाकर, है ना। और इसके अलावा जो भी मतलब क्योंकि फार्मर्स भी हैं तो फार्मर्स को भी राइट्स हैं, जैसे कोई एक बिजनेसमैन होता है तो उसको पूरी फ्रीडम होती है कि उसको अपना बिजनेस किस तरीके से चलाना है, उसी तरह से किसान को भी ये छूट होनी चाहिए कि वो अपने उत्पाद जो हैं किसी को भी कभी भी और कहीं भी बेचने की वो स्वतंत्रता हो, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है। और जो सहकारी संघवाद है, मतलब राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो समन्वय है उसकी बात की गई है। वन कॉन्फ्लिक्ट लेस, तो ये जैसे आपको पता है अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। अभी वहाँ पे सुसाइड बॉम्बर भी था, उसके पहले तालिबान ने अटैक्स भी किए थे, है ना। और अलग से ये जो कोविड-19 है वो भी चल रहा है, तो बहुत सारी टेंशन्स हैं। और इसके अलावा अफ़गान लीडर्स के बीच में टेंशन्स थी, ठीक है, वहाँ के जो अब्दुल्ला हैं और अशरफ घनी है, तो इनके बीच में थे अभी, लेकिन ये जो इनके बीच में डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो गया, पावर शेयरिंग एक एग्रीमेंट हुआ है। तो ये बोला है कि चलो मतलब इन सब के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ हुई है, ठीक है। अभी आपको वो भी पता होना चाहिए कि अभी जो तालिबान है, तो तालिबान ने इंडिया के लिए बोला है कि वो जो कश्मीर है, तो कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। तो इस वजह से वो हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं कश्मीर से रिलेटेड, उस पर वो अपना इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो तालिबान एक तरह से पावर मतलब चाहता है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंडिया का सपोर्ट या फिर यूएस का, तो क्योंकि उसे मिल ही रहा है ना, ताकि वो जो यहाँ पे अफ़गान में जो पावर्स हैं, अफ़गान लीडर्स हैं अशरफ घनी, इनको हटा सकें वहाँ से पूरी तरह से। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने वाला होगा कि इंडिया सपोर्ट करता है अफ़गानिस्तान का या नहीं, है ना, उसका तालिबान का, अफ़गान तालिबान का। तो इसके अलावा स्पिट एंड शाइन, तो ये यही चीज़ बोला है कि आईसीसी को मतलब ये छोटी सी चीज़ों में इतना नहीं रेजोल्यूशन वगैरह पास करना चाहिए था, बल्कि कुछ इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए काफ़ी सारे जो बड़े बड़े कुछ गाइडलाइंस थी वो एड्रेस करनी चाहिए थी, जैसे कि प्रोटोकॉल्स रिलेटिंग टू सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पर्सनल अलाउड इनसाइड एन एरिना, ट्रैवल एंड एकोमोडेशन प्लान्स एंड द डिटेल्स अबाउट टेम्परेचर चेक्स, है ना, कोविड स्वैब्स। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये एड्रेस करना चाहिए था, रेदर देन कि आपको मतलब बॉल वगैरह को ऐसे स्पिट नहीं करना है, लेकिन आप स्वेट यूज़ कर सकते हो, है ना। फिनेंसिंग द स्टिमुलस जो है, ये यही चीज़ बताइए कि गवर्नमेंट बैंक्स ऑन अ बिगर प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम टू रेज रिसोर्सेज, इट मे नीड टू एक्सप्लोर मोर एवेन्यूज़, ठीक है। तो आपको जो मतलब गवर्नमेंट है वो लगातार क्या कर रही है, कंपनियों का निजीकरण कर रही है, प्राइवेटाइजेशन मेनली किसका कर रही है, जो पीएससीज़ हैं, पीएससीज़ मतलब जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ हैं, तो उन्होंने एक पीएसईपी पॉलिसी लाई है, ठीक है, न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ पॉलिसी, जिसमें उन्होंने स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की लिस्ट बनाई है और ये बोला है कि केवल 4 ही पीएससीज़ होंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, बाकी सबका जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो ये क्यों मूव उन्होंने लिया है, क्योंकि उन्होंने मतलब जो सब प्राइवेट सेक्टर रहता है ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक्टिव, तो इसी वजह से पब्लिक सेक्टर को भी रैशनलाइज करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम पोस्ट मतलब जो बिफोर कोविड जब था, कोविड से पहले भी, तो सरकार के पास जो थे पैसे कम थे, उनका रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी के थ्रू भी कम ही हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने, आपको पता होगा कि एआईआर मतलब उन्होंने मतलब जैसे एयर इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है एलआईसी है ना, तो इनको प्राइवेटाइज़ करने की बात कही थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अभी भी वो यही कर रहे हैं, लेकिन अभी ये क्या चल रहा है, एक तरह से इमरजेंसी मूव है। मतलब अभी अचानक से वो अपने जो फिजिकल डिफिसिट है, जो राजकोषीय घाटे हैं, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए वो ये चीज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा 2019 में जैसे बीपीसीएल है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसको भी प्राइवेटाइजेशन के लिए अप्रूवल दे दी गई थी, है ना। और कुछ जो है टीएचडीसी या फिर इन सब के जो थे एनईईपीसीओ, तो इन सब के भी स्टेक्स खरीदे गए थे। तो इससे मतलब बोला गया था कि 78,000 समथिंग करोड़ कुछ इनको लाभ होता। लेकिन ये जो लाभ है ये मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता, आपको मतलब कोऑर्डिनेशन भी देखना चाहिए। कोऑर्डिनेशन किस में, बायर और सेलर्स में, ठीक है। बायर्स और सेलर्स में मतलब कैसे कि अब जैसे आप किसी को बेचोगे तो बेचने वाला है कौन। अभी जो भी आपने इंडस्ट्रियलिस्ट देखे होंगे, जो भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, अपने करंट जो बिज़नेस है वो कैसे सेव रहेगा उसी पे उनका फोकस है कि भाई पहले जो है हमारे पास उसी को बचा लें, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है, पॉलिसी की जो अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चित पॉलिसी है हमारे देश में अभी। तीसरा जो है एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। बार बार तो राजनीतिक हस्तक्षेप ही होता रहता है, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव कुछ हो नहीं पाता है। इसके अलावा ये मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं ये सारी प्राइवेटाइजेशन, कि आप मतलब एक पर्टिकुलर जो पीपल हैं, यानी कि ओलिगार्क, जो कुलीन तंत्र है, ठीक है, कुलीन लोग हैं, उन्हीं के पास ये सारी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी टॉप पीएससीज, तो वो रह जाएंगे। तो इससे क्रोनी कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी एंड राइट्स आर नॉट विद इन हिज इंटेलेक्चुअल ग्रास्प। हियर इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इट इज़ द जॉब ऑफ सिटीजन टू सपोर्ट एनी गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी। ये सॉरी, मैंने शायद ये नीचे वाला आर्टिकल मिक्स कर दिया है इसमें, वही मैं सोच रही थी ये क्या है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये लिखा है कि वेयर एल्स कैन द गवर्नमेंट फाइंड द मनी इट नीड्स, इट ऑलरेडी इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने ये बोला है कि जैसे ये बायर्स और सेलर्स का भी मैंने बताया ना, तो दूसरी चीज़ ये बोला है कि आपको प्राइसेस कम करने चाहिए थे। जब अगर हम ग्लोबली अगर बात करें तो क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस कम हो गए हैं बिल्कुल। क्रूड ऑयल जो है बहुत स्टीपेस्ट उसमें मतलब डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, 3 पर लीटर कर दिया है ना। तो गवर्नमेंट ने इसके अलावा एडिशनल टैक्सेस भी लगाए हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रही हैं कि रिलीफ पैकेज भी दे रहे हो, प्लस साथ में जो एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस हैं ये भी बढ़ा रहे हो। फिर जो है बोरोइंग की बात की गई है कि हमें तो मतलब बोरोइंग करनी पड़ेगी, वो भी एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल बोरोइंग करने पे क्या होता है कि हम मतलब जिस करेंसी में हमने बोरो किया है तो उसी करेंसी में हमें उनको रीपे भी करना होता है, ठीक है, तो वही वापस करना होता है। फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो हाई डेट उनका स्टेटस है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया के अगर मतलब कोई इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सबसे पहले रेटिंग एजेंसी को देखता है कि उन्होंने क्या रेटिंग दी है किसी कंट्री को, तो वो भी उससे डाउनग्रेड होंगी, है ना। तो बाकी हम वर्ल्ड बैंक, एडीबी जैसे जो बैंक है इनसे सहायता तो ले रहे हैं, और हम दूसरे देशों की भी सहायता कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी खुद एड की ज़रूरत है, खुद सहायता की ज़रूरत है। यहाँ पे अनइक्वल स्पेसेस, हिडन पावर जो था, ये बीइंग लेफ्ट इज़ अबाउट, तो ये अभी आपको पता होगा कि 15 मई को एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बोला था आई एम मोर लेफ्ट देन यू थिंक, ठीक है, जग्गी वासुदेव इन्होंने बोला था। तो इसी के बारे में मतलब ये चीज़ बोली गई है कि उन्होंने उनकी मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेफ्ट, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल इनइक्वलिटी, सिटीजनशिप, लिबर्टी, सफरिंग, फ्रीडम, पावर स्ट्रक्चर एंड अपोजिशन। क्यों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ये रेज़ किए हैं कि जैसे being left, and this comes in so many shades, include recognizing, grappling with issue of religion, caste, gender, political, economic marginalization, which means confronting and questioning all socio-political mechanism that enables these discriminating practices। तो ये सारी चीज़ इन्होंने बोली है कि उनको ये देखना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होती हैं, लेकिन केवल तभी होती हैं जब इक्वल जो समानता है उसको एक्नॉलेज भी किया जाए, है ना। कि मतलब सारे जितने जो लास्ट माइल पे जो पर्सन है एंड पे, तो उसकी भी बात सुनी जाए। तो ये सारी चीज़ें ही इसमें बोली गई थी। बाकी ये वाला जो मैं पढ़ रही थी, डेमोक्रेसी एंड राइट्स आर नॉट विद इन हिज इंटेलेक्चुअल ग्रैप, हियर इज़ अ पर्सन हु बिलीव दैट इट्स द जॉब ऑफ द सिटीजन, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि मतलब दिस इज़ अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब यह भागीदारी जो लोकतंत्र है वो है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सीधा बस वोट ही करना है सिटीज़न को, बट टू बी पार्टनर
द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ डिसीजंस आर नॉट ओनली विद इन मेड द पार्लियामेंट, कि मतलब आपको सारे पार्टिसिपेट करना है जो भी सोसाइटी के लिए डिसीजन बन रहे हैं उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है। इसके अलावा जो लॉ से रिलेटेड बात थी कि कोर्ट है ना, तो इसमें यही बोला गया कि गरीब लोग तो, गरीब आदमी तो जा नहीं सकता ना सीधा सीधा कोर्ट, तो प्रोटेस्ट ही करेगा, जिसके काफ़ी लाभ भी होते हैं। हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो भी हमने ऐसे ही जीता था। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है तो ये बोल रहे हैं कि माइग्रेशन, जो माइग्रेंट्स वर्कर है तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये वही एक लेडी के बारे में बताया गया है कि वो 500 रुपीज़ जो डिपॉजिट किए हैं सरकार ने तो वो नहीं ले सकती है, बट आई डोंट हैव द अकाउंट नंबर ऑफ पासबुक नहीं है, और उसको उसके लिए उसको अपने होम स्टेट बुलंदशहर ही जाना पड़ेगा। पेन्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, तो ये भी एक आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था, मतलब आप पढ़ सकते हो ये, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्ना वैक्सीन प्रोग्रेस जो है ये mRNA 1273 जो अभी कोरोना वैक्सीन के लिए जो ट्रायल चल रहा है, तो ये उसी के लिए इसका नाम क्या दिया गया, वर्किंग नेम मॉडर्नास वैक्सीन, विच इज़ करेंटली इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल अंडर द एजेस ऑफ द US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी इन्फेक्शियस डिजीजेज NIAID एज अ पार्ट ऑफ US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो NIH का ये पार्ट है, और इसका mRNA का मतलब क्या होता है, M फॉर मैसेंजर RNA, ठीक है। तो मैसेंजर RNA विच कैरीज द जेनेटिक फार्मूला फॉर द कोडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन, तो ये की जा रही है डेवलप। बाकी अभी ट्रायल हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये बोला जा रहा है कि 2020 में अगर हो जाता है तो इसके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उन्हीं पर इसका यूज़ होगा। TB वैक्सीन को बोल रहे हैं एज अ एंटी कोविड कैंडिडेट व्हाट ICMR विल स्टडी इन BCG ट्रायल, ठीक है। तो BCG ट्रायल जो है बैसिलस जो ये जो BCG वैक्सीन थी तो इसको अभी करेंगे ट्रायल, तो देखते हैं क्या होता है। और इंडिया के पास अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 2800, ठीक है। 2800 लाख BCG वैक्सीन डोजेज़ हम बना सकते हैं। अदर कंट्रीज़ भी कर रही हैं इस पर काम, तो देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर एज अ यूज़ हो रहा है। ग्लोबल वरी एज मैनी नेशन सीज स्पाइक इन न्यू केसेस, तो आपको पता है धीरे धीरे अभी हमने रशिया का देखा था, सेकंड नंबर पे आ गया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ठीक है, ब्राज़ील और रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, तो अभी ये बिल्कुल पास पास ही हो रहे हैं। एशिया यूरोप में भी हो रहा है, US तो सबसे ज़्यादा ही है, फ्रांस में भी हो रहा है, लैटिन अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, ब्राज़ील में, ठीक है, और अर्जेंटीना, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।